Hello everyone. So let us start with the topic and the third chapter named as terminology of the equity and the debt. So I hope आपने पहले दो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे और अब अपने शुरू करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर जिसका नाम क्या है टर्मिनोलॉजी ऑफ द इक्विटी एंड डेट मार्केट। देखो इस चैप्टर से है ना 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स जो है यूज किए गए हैं। तो मैं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। एंड इस टॉपिक के अंदर हम बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे कि जिससे आपको अच्छा फील होगा। यू विल फील लाइक कि हाँ भाई हमने टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्टली वहां पे जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके जो बुक के अंदर क्वेश्चंस आए हैं या फिर आपके जो डायरेक्टली आप क्वेश्चंस को देखेंगे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कवर करूंगा। ठीक है, तो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने इक्विटी और डेट की। इक्विटी का बेसिकली मतलब है ओनर ऑफ द बिजनेस और डेट का मतलब है बेसिकली लेंडर ऑफ द बिजनेस, जो व्यक्ति लोन के ऊपर पैसा देता है कंपनी को। अगर अपने नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे कोई फिक्स रिटर्न नहीं आती क्योंकि ओनर है, और यहाँ पे कुछ फिक्स रिटर्न आती है। यहाँ पे कोई भी पैसा रिटर्न नहीं होता, आप बेच दोगे तो रिटर्न दूसरे से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे मेच्योरिटी होती है पैसा रिटर्न हो जाता है। यहाँ पे वोटिंग राइट मिलता है लेकिन यहाँ पे वोटिंग राइट नहीं मिलता है। और यहाँ पे फ्लक्चुएशंस हाई है लेकिन यहाँ पे लोअर है क्योंकि यहाँ पे एक स्टडी इनकम है इंटरेस्ट के फॉर्म के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अनलिमिटेड अपसाइड का ऑप्शन है कि मार्केट कितना भी चाहे उतना ऊपर जा सकता है और सिमिलरली जितना भी चाहे उतना नीचे भी आ सकता है। लेकिन सिमिलरली यहाँ पे कैप्ड है, जितना परसेंटेज लिखा गया उतना ही क्या मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेगा। तो अगर रिस्क की बात करें तो हाई रिस्क है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स भी अच्छी खासी मिल जाती है, वोलेटिलिटी भी हाई है और ओनरशिप राइट भी इसके अंदर ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी फर्म है और जिसने 12% जो है रिटर्न दिया है, मान लीजिए 10 वाला शेयर अगर 100 वाला शेयर अगर 112 हो गया तो मतलब आपको क्या मिल गया, 12% रिटर्न मिल गया। और अगर इसके साथ मान लीजिए कोई डिविडेंड भी दे दिया है, डिविडेंड दे दिया 2 रुपए, तो नेट में आपको 14% का क्या मिल गया, डिविडेंड। 14% का जो रिटर्न है वो मिल गया। लेकिन ऐसा डेट के अंदर नहीं होता, डेट के अंदर एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है जो आपको मिलता है। तो इक्विटी के अंदर कुछ टर्म्स है वो अपने ध्यान से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली टर्म होती है फेस वैल्यू। ठीक है, सबसे पहली टर्म क्या है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटी टर्म्स, यानी कि अगर कोई भी इक्विटी शेयर है तो सबसे पहले हम उसको फेस वैल्यू में ही काउंट करेंगे। कोई कंपनी मान लो 1 लाख रुपए लगाकर बनती है, ठीक है, 1 लाख रुपए लगाए, तो इसका मतलब क्या है, अगर 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है तो उस केस में उसके शेयर कितने होंगे, 10,000 शेयर होंगे। 10,000 शेयर जिसके अंदर दो, मान लीजिए दो पार्टनर है तो 5-5 हजार करके डिवाइड कर दिया, डायरेक्टर्स हैं, ये शेयर होल्डर्स हैं, जिस तरीके से भी डिवाइड करना चाहें। अगर मान लीजिए मार्केट वैल्यू शेयर की, मार्केट में अगर वो शेयर मान लो 200 रुपए का बिक रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए तो उसकी फेस वैल्यू है और 190 रुपए क्या है, उसका प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है लोग पे कर रहे हैं क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं उस शेयर्स को। बुक वैल्यू का बेसिकली मतलब क्या होता है, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं। जब भी कोई भी डिविडेंड दिया जाता है वो डिविडेंड हमेशा किस पे दिया जाता है, फेस वैल्यू पे दिया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर भी आता है। अगर मैं बात करता हूँ डिविडेंड की, तो डिविडेंड मान लीजिए किसी ने बोला कि 10% डिविडेंड दिया जाएगा, 10% डिविडेंड दिया जाएगा और उसकी फेस वैल्यू अगर 10 रुपीज है तो इसका मतलब 1 रुपीज डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए उसने बोला 200% डिविडेंड दिया जाएगा, तो इट मींस 20 रुपीज का क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस अगर वहां पे मान लो 1000 रुपीज भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 का ये नहीं होगा कि 1000 का 200%, 2000 नहीं मिलता। जो भी फेस वैल्यू रहती है उस बेस पे हमेशा डिविडेंड डिक्लेयर होता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी देखा गया है। बुक वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो अगर कंपनी आज वाउंड अप हो जाती है, कंपनी अगर आज बंद हो जाती है, तो बंद होने पर भी कंपनी के टोटल असेट्स क्या हैं, ठीक है, कंपनी के जो भी असेट्स हैं, अगर हम उस असेट्स को बेचने के बाद, लाइबिलिटी को करने के बाद उसकी नेटवर्थ को अगर देखें, तो अगर उसको पर शेयर कैप शेयर से डिवाइड कर दे, टोटल नंबर ऑफ शेयर से अगर हम डिवाइड कर दें, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जिसको अपने क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। ठीक है, कि जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल में जो आज सेट बेचने पर जो वैल्यू आएगी उसको अपने क्या बोलते हैं, हमेशा बुक वैल्यू बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
क्या आप सभी को समझ में आ रही है ये चीज? ठीक है, तो अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली वहां पे क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट करूंगा। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। तो बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रॉफिट्स, ये सभी क्या होते हैं, इन दोनों को ऐड करने पे नेटवर्थ होती है उस व्यक्ति की। प्लस उसके बाद सॉरी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो सभी से डिवाइड करने पे आपको वैल्यू मिल जाती है। मार्केट वैल्यू एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है? मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, कि जैसे मान लीजिए कोई भी मार्केट कैप की अगर बात करते हैं, तो मार्केट कैप का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू को अगर नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैप आ जाएगा। अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो इसका हाईएस्ट कैप जो रहता है वही रहता है निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 के अंदर। ऑलराइट, ठीक है, तो यही सब रहता है, जिसका हाईएस्ट कैप रहेगा वही क्या रहेगा मार्केट के अंदर, उन सब में रहता है। लार्ज कैप की बात करें तो टॉप 100 कंपनी जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है उसी को हम ब्लू चिप बोलते हैं, और वो एक काफी ट्रस्ट वर्दी कंपनीज होती है, और उसके अंदर लॉसेस के चांसेस भी कम रहते हैं, एक स्टैंडर्ड रिटर्न मिलता रहता है। मिड कैप के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट 2200 टू 500 कंपनीज। स्मॉल कंपनीज के अंदर जैसे कि बोला, जिसके अंदर लोअर लिक्विडिटी रहते हैं, हाई रिस्क रहता है, ठीक है, तो वो सब स्मॉलर कंपनी के अंदर आता है। रिप्लेसमेंट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब कि आज की आज अगर कंपनी को बेच दिया जाए तो उस केस के अंदर कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू विल बी डिफाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, बुक वैल्यू सेम सही है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है कि फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम द असेट, कि अगर आज असेट को बेचा जाए तो उस असेट के अंदर से लाइबिलिटी घटाने के बाद एक्चुअल में हमारे पास कितना असेट बचता है, वो हमारी ट्रू वर्थ होती है, ठीक है, ट्रू नेट वर्थ होती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई भी कंपनी अगर हम खरीदना चाहते हैं, तो हमें कंपनी को खरीदने में, मान लीजिए मिस्टर ए है, वो कंपनी को अगर बाय करते हैं तो उसको ज्यादा फायदा है, या न्यू कंपनी बनाते हैं तो उसको ज्यादा फायदा है, तो वो ही बताती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि कंपनी जो है उसके असेट को बिल्ड करने का क्या खर्चा है। आज के टाइम में अगर कंपनी को बिल्ड किया जाए तो उसके अंदर कौन कौन से खर्चे, कौन कौन सी चीजें वहां पे इफेक्ट करेगी। जैसे मान लीजिए, आपको मैं बताता हूं, अगर मान लीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ज्यादा है और मार्केट वैल्यू अगर कम है, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो है अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड कैसे हुआ, कि जैसे मान लो मार्केट में तो कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है, लेकिन जब उसके असेट से वैल्यू निकाली, उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाली, तो 150 रुपए का शेयर है। इसका मतलब आपको उसको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए ऐसे शेयर। अगर मान लीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है, तो उस केस में उस शेयर को क्या करना चाहिए, या तो सेल या फिर डोंट बाय, ठीक है ना, या तो उसको सेल कर दिया जाए या तो उसको बाय नहीं करना चाहिए। अगर पड़े हैं तो उसको बेच दो, वरना इग्नोर कर दो, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एंटरप्राइजेस वैल्यू, ईवी, यहां से क्वेश्चन पक्का आता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन हमेशा आया है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू कहता है कि आपकी इक्विटी, या आपने बोले मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्लस इसमें आपका डेट का खर्चा, जैसे ये तो आपका पैसा है, प्लस डेट का पैसा है, इसमें से अगर आप कैश या किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट को अगर लेस कर देंगे, प्लस इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गए, अगर आपने जो पैसा लगाया उसमें से कैश और इक्विवेलेंट इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो वो आपकी एंटरप्राइजेस वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए इक्विटी शेयर जो मार्केट कैप है वो कितना है, 34 करोड़ है, और 8.5 करोड़ आपका प्रेफरेंस शेयर है, 6.4 करोड़ आपका डेट है, कैश 2.5 करोड़ है, और इन्वेस्टमेंट ये है। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद अगर इन दोनों को माइनस किया जाए तो आंसर आता है 45 करोड़, जो आपकी क्या है, एंटरप्राइजेस वैल्यू कहलाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, अर्निंग हिस्टोरिकल एंड ट्रेल फॉरवर्ड। हिस्टोरिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो आपके पिछले पूरे साल के अंदर आपने अर्निंग करी। ट्रेल मतलब आपके पिछले 12 मंथ की अर्निंग। फॉरवर्ड मतलब आपका जो फ्यूचर का अर्निंग है उसकी हम बात कर रहे हैं। ईपीएस, डीपीएस और पी रेशियो, यहां से क्वेश्चन आपका पक्का आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए, अगर मैं बात करता हूं अर्निंग पर शेयर की, अर्निंग पर शेयर मतलब आपका पर शेयर कितना अर्निंग है, तो अर्निंग का मतलब आपका प्रॉफिट होगा, कि प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स।
यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट की बात कि आपका नेट प्रॉफिट कितना था, आपने जितना भी पैसा लगाया शेयर्स के अंदर, नंबर ऑफ शेयर से अगर हम डिवाइड करते हैं नेट प्रॉफिट्स को तो हमारा आंसर आता है अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट आता है प्राइस पीई रेशियो। पीई रेशियो का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मार्केट वैल्यू, जो भी आपकी मार्केट वैल्यू है शेयर की, ठीक है, अर्निंग पर शेयर को डिवाइड करने पर आपका पीई रेशियो होता है। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपने अगर 1 रुपए कमाना है, 1 रुपए अर्निंग करनी है, तो उसके लिए आपको कितने रुपए जो है आपको मार्केट प्राइस के ऊपर शेयर खरीदना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो 10 रुपए और पीई रेशियो जो है वो 20 रुपए, तो आपका मार्केट वैल्यू क्या हो गया, 20 × 10 यानी कि 200 रुपए। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका मार्केट वैल्यू, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, मार्केट वैल्यू अगर आपका 300 रुपए है और ईपीएस अगर आपका मान लेते हैं अपने 15 रुपीज है, तो ये बताइए आपका पी कितना होगा। तो देखो भाई, मुझे 15 रुपए कमाने हैं, 15 रुपए कमाने के लिए पर शेयर के लिए मुझे 300 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 20 टाइम्स जो है वो आपको पैसा देना पड़ेगा, जिसको अपने बोलते हैं पीई रेशियो। ठीक है, क्या आपको चीज समझ में आ गई? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो चलिए अगर मैं बात करूं पीई रेशियो, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। एग्जांपल आपके सामने है, नेट प्रॉफिट 10 लाख और 2, तो ईपीएस आ गया 5, मार्केट वैल्यू जो है वो 20x के ऊपर ट्रेल कर रही है। फॉरवर्ड पी रेशियो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ट्रायलिंग पी रेशियो क्या होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। इट मींस कि फ्यूचर का रेशियो, फ्यूचर का जो पी है वो कम होना चाहिए। देखिए कई ऑर्गेनाइजेशन में पी क्या होता है, ज्यादा होता है। इट डजंट मीन कि वो बहुत अच्छा शेयर है, उसके अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा है। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं उसकी गुडविल अच्छी है तभी वो ज्यादा डिमांड कर रही है 1 रुपया कमाने के लिए, लेकिन इट डजंट मीन कि वो बहुत अच्छी कंपनी है। पी रेशियो अगर बहुत कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास कुछ अच्छा बेनिफिट नहीं है, उस कंपनी के अंदर निवेश हम नहीं कर सकते। तो पी रेशियो को स्टैंडर्ड नहीं है कि इतना ही पी रेशियो होना चाहिए। ठीक है, इट इज डिपेंड अपॉन द एनालिसिस कि किस कंपनी के लिए हम पी रेशियो कितना दे रहे हैं। प्राइस टू सेल वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस डिवाइड बाय नेट सेल पर शेयर। नेट सेल पर शेयर कितना है तो मार्केट प्राइस से डिवाइड करने पर आंसर आएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू ये आपके एग्जाम के अंदर हमेशा आता है। देखो बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जो आपका मार्केट प्राइस है, ठीक है, जो आपका मार्केट प्राइस है और इसके डिवाइड करते हैं अगर अपने बुक वैल्यू से कि आपकी जो बुक में कितनी वैल्यू, बुक वैल्यू हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। बुक वैल्यू का मतलब होता है असेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, आपकी बुक में क्या असेट्स है, नंबर ऑफ शेयर बुक वैल्यू हो गई, और अगर उसको मार्केट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू आ जाता है। ये बेसिकली उन कंपनीज के लिए हम फाइंड करते हैं जिसके लिए क्या है, नेगेटिव रिटर्न्स होती है। ठीक है, जिसकी नेगेटिव रिटर्न्स होती है उनके लिए हम प्राइस टू बुक वैल्यू फाइंड करते हैं, ताकि पता लगे कि उस कंपनी के अंदर कितना पैसा है इन्वॉल्व, और उसको असेट बेचने पर, उसके असेट बेचने पर हमें कितना पैसा रिटर्न में मिल सकता है। ठीक है, तो पीएस रेशियो, पीबी रेशियो एंड पी रेशियो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपने डिफरेंशियल वोटिंग राइट। देखो जब भी कोई भी इक्विटी शेयर की बात करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक्स के लिए यूज होता है, और मीनिंगफुल कब होता है, जब उसका नेगेटिव रिटर्न होता है। चलिए अगर अपने बात करें इक्विटी शेयर की, तो इक्विटी शेयर दो प्रकार से इशू होते हैं। एक होता है एसवीआर, सेम वोटिंग राइट, होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। एसवीआर का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति ने, अगर जैसे सिंपल अपने जो मार्केट में जाके शेयर खरीदते हैं उसकी बात हो रही है, यहां पे हमें क्या मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा। लेकिन यहां पे हमें क्या है, वोटिंग राइट भी मिल सकता है और साथ ही साथ हमें क्या मिल सकता है, डिविडेंड भी मिल सकता है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमेशा चूज किया जाता है। जनरली पीपल क्या करते हैं, डिविडेंड ही डिक्लेयर करते हैं, और कंपनी जो है ये इसीलिए जारी करती है ताकि वो डिविडेंड दे सके और वोटिंग राइट डिल्यूट ना हो, और कंपनी के पास क्या आ जाए, पैसा आ जाए। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मान लो कोई भी कंपनी है, वो अगर एसवीआर जारी करती है तो उस केस के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, वोटिंग राइट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर डीवीआर जारी करती है तो कंपनी को, जो व्यक्ति जिसने डीवीआर लिया है वो क्या देगा, पैसा देगा। लेकिन कंपनी के पास पैसा आ गया लेकिन उसके ऊपर कोई वोटिंग राइट देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है, पैसा जो है दिया जा सकता है एज ए रिटर्न। ठीक है, वो रिटर्न क्या किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है। क्या कुछ चीज समझ आएगी? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अपने बात करते हैं। तो डीवीआर किस लिए यूज होता है, बेसिकली कि अगर राइज कैपिटल राइज करनी है लेकिन वोटिंग राइट नहीं देना,
तो यहाँ पे क्या होता है, डीवीआर का यूज होता है। ठीक है, तो मनी ओरिएंटेड इसके अंदर पर्पस होता है। डेट की अगर मैं बात करूं, फेस वैल्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कूपन रेट यानी कि परसेंटेज, ठीक है, और मैच्योरिटी जो जब टाइम पूरा हो जाता है तो मैच्योरिटी पे ये हो जाता है। कूपन रेट का मतलब क्या होता है, जो फिक्स रहता है बॉन्ड्स के साथ विद इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो भी होगा वो बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है उसी के हिसाब से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट डिसाइड किया जाता है। लेकिन देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड प्राइस एंड द इंटरेस्ट रेट। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो बॉन्ड का प्राइस जो है वो गिर जाता है, और सिमिलरली अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो बॉन्ड का प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन दीज टू। वैसे सिमिलर सा एक क्वेश्चन हो रहा है कि अगर मान लो रिस्क फ्री रिटर्न अगर बढ़ जाता है तो उस केस में प्राइस क्या होगा, वो भी गिर जाएगा, जो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आया था, तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस विद यू। तो यहाँ पे एक और रिलेशन है जो पेपर में आता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बॉन्ड का प्राइस जब मैक्सिमम था तो इंटरेस्ट रेट कम था, जैसे जैसे बॉन्ड का प्राइस गिरा वैसे वैसे इंटरेस्ट का प्राइस क्या हो गया, होता गया, इंक्रीज होता चला गया। ऑलराइट, चलिए, होल्डिंग पैटर्न का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपने जो आपका कूपन रेट है प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम, और ये आपका इन दोनों को माइनस करने के बाद प्लस डिवाइड बाय परचेज प्राइस। देखो होल्डिंग पर मतलब कितने समय के लिए आपने होल्ड किया, आपके होल्ड करने पे नेट वैल्यू रिटर्न क्या आई। जैसे मान लो आपने बॉन्ड में निवेश किया, आपने बॉन्ड्स में निवेश किया है ना, बॉन्ड्स के अंदर आपने मान लो 7% के ब्याज के ऊपर निवेश किया, तो अब आपको 10 रुपए तो मान लो रिटर्न मिल गया। ठीक है, और आपने क्या कर दिया, री इन्वेस्ट, और जो आपका परचेज प्राइस था वो था 190 और जो सेलिंग प्राइस था वो था 220। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप बताओ। अब सीधी सी बात है कि सबसे पहले 10 रुपए आए, प्लस 10 रुपए का 7% और आपने रिटर्न कमाया, प्लस 220 माइनस 190। ठीक है, तो डिवाइड बाय 190, तो आंसर क्या आएगा इसका, 10 प्लस 7 प्लस 30 डिवाइड बाय 190, तो 47 डिवाइड बाय 190, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो परसेंटेज आप निकाल लीजिए, वो बस सिंपल ही है और कुछ भी नहीं है। ओके, दैट्स इट। ठीक है, सिमिलरली करंट यील्ड एंड वाईटीएम एंड रिलीज यील्ड क्या होता है। यील्ड का मतलब क्या होता है ये समझिए, कि मान लीजिए आपने कोई भी इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए आपने कोई 100,000 क्वांटिटी है, आप एक प्रोसेस के अंदर डालना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ए से बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा, सी से डी में आएगा, जो कि फाइनल है। ठीक है, अब ए क्वांटिटी में 1000 गए तो बी क्वांटिटी तक जाते जाते ये यहां पे टोटल 5 खराब हो गए, तो यहां से 995 गए, यहां पे टोटल 20 खराब हो गए तो यहां पे टोटल 975 गए, यहां पे टोटल 25 खराब हो गए तो यहां पे जाते जाते 950 ही गए फाइनल प्रोडक्ट में। तो फाइनल पर 950, तो लगाए कितने थे, 950 वापिस आए, और कितने में से, 1000 में से, तो यील्ड इसका क्या हो गया, 95%। यानी कि जितना पैसा आप लगाते हो उससे रिटर्न की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। करंट यील्ड मतलब जो आपका कूपन है और मार्केट प्राइस क्या है। जैसे कूपन 8% था और मार्केट प्राइस 100 रुपए है, तो मतलब 8% रिटर्न की संभावना होती है। वाईटीएम मतलब कि आपका जो आईआरआर है, फ्यूचर कैश फ्लो जिसको अपने बोलते हैं, और आईआरआर बेसिकली एक जो टर्म है वो बहुत ही डिटेल में हम न्यू लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एज्यूम होल्ड फॉर मेच्योरिटी, की एज्यूम करते हैं कि अगर ये ईयर टू ईयर होल्ड करते हैं तो इनको कितना प्रतिशत जो है ब्याज के अंदर इफेक्ट पड़ सकता है एज पर बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रिलीज यील्ड, फाइनल यील्ड जो मिलती है एक्चुअल में उसको अपने क्या बोलते हैं, रिलीज्ड यील्ड बोलते हैं। तो कुछ ड्यूरेशंस की बात कर रहे हैं, तो जो भी ड्यूरेशन, जैसे मैकमिलन ने अलग अलग ड्यूरेशन दिया है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, वेरी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, अलग अलग प्रकार का ड्यूरेशन है, उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन होती है। ठीक है, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। देखो ये बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 सुना है तो उसके अंदर मैंने इनकी डिस्कस की हुई है। देख फिर से यहां से क्वेश्चन आता है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड कभी भी है ना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर नहीं होता है। जैसे मान लो इसने जीरो कूपन बॉन्ड जारी कर दिया 72 रुपीज के अंदर, और ये बोला कि 2 साल बाद आना और इतनी क्वांटिटी 100 रुपीज के हिसाब से ले जाना, तो उसने क्या किया कि डिस्काउंट में जारी कर दिया और फाइनल रेट भी बता दिया, रिडीम एट
पार्ट, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट पेपर, ये सब चीजें यहाँ पे होती है। फ्लोटिंग रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता रहेगा और आपको पैसा उस हिसाब से मिलेगा। कन्वर्टेबल बॉन्ड यानी कि कुछ समय बाद वो इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटेक्टेड नोट यानी कि डेट और डेरिवेटिव्स का मिक्सचर प्लान, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रिंसिपल जो है प्रोटेक्ट किया जाता है मैच्योरिटी तक, और बाकी जो है इंटरेस्ट रेट कैसे होता है, इंटरेस्ट रेट और डेरिवेटिव्स के अंदर प्ले होता रहता है। प्रोटेक्टेड नोट बेसिकली जैसे कि आउटसाइड इंडिया में कुछ कर दिया, एनबीएफसी बेसिकली जारी करती है शॉर्ट टर्म के लिए। इन्फ्लेशन यानी कि जो आपका इन्फ्लेशन है उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। फॉरेन करेंसी यानी कि फॉरेन करेंसी के अंदर आपने क्या किया, यूएस बॉन्ड के अंदर क्या कर दिया, जारी कर दिया। मसाला बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपने जारी किया आउटसाइड इंडिया, लेकिन इंडियन रुपीज के अंदर क्या किया आपने, वहां बॉन्ड जारी किया और इंडियन रुपीज में पैसा आ रहा है। परपिचुअल बॉन्ड यानी कि कोई भी मेच्योरिटी नहीं है, कोलेबल कोलेबल रहता है। कोलेबल का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब भी जो कंपनी इशू कर रही है, जब भी वो चाहे वो क्या कर सकती है, पैसा रिकॉल कर सकती, पैसा देकर बॉन्ड खत्म कर सकती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कोलेबल बॉन्ड। कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजी, कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर अपने बात करें, सबसे पहला स्पॉट प्राइस, जो भी उसका एक्चुअल प्राइस रहता है उसको अपना स्पॉट प्राइस बोलते हैं। बेसिस मतलब स्पॉट माइनस फ्यूचर, जो भी सपोर्ट प्राइस होगा उसमें से अगर फ्यूचर प्राइस माइनस करे तो भी डिफरेंस होता है उसको बेसिस बोलते हैं। कॉन्टेंगो की सिचुएशन कब होती है, जब फ्यूचर प्राइस ज्यादा होता है, बेसिस प्राइस कम होता है, यानी फ्यूचर में क्या होगी, ग्रोथ होगी। अगर अपने वाले बैकवर्डनेस, तो स्पॉट प्राइस ज्यादा है और फ्यूचर प्राइस क्या है, कम है, यानी आने वाले टाइम में मार्केट गिरेगा। कॉस्ट टू कैरी यानी कि उसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, फाइनेंस कॉस्ट, ये सब क्या होता है, कॉस्ट टू कैरी। और डिलीवरी मतलब जिस दिन फ्यूचर एक्सपायर होता है उस दिन आपको क्या लेनी पड़ती है, फ्यूचर की डिलीवरी लेनी पड़ती है, इट इज द ऑब्लिगेशन। तो वो अपने क्या होता है बेसिकली इसका डिलीवरी सिस्टम। चलिए बस इतना ही है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है कमोडिटी से आता है, क्रॉप रिपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो जब अपने एमसीक्यूज करेंगे वहां पे अपने इस चीज को कवर करेंगे। अंटिल देन यू हैव टू सर्च इट, क्रॉप रिपोर्ट किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती है, ये चीज आप ध्यान रखना, तो वो चीज आपको पता लग जाएगी। सबसे पहला क्या है कि बॉन्ड इशू हुआ 100 रुपए पे, 10 रुपए कूपन रेट, मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज आफ्टरवर्ड। अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो प्राइस क्या होगा, फॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्या है कि एंटरप्राइज वैल्यू 100 प्लस 13, 13 में से 4 गए 11, ठीक है। चीज समझ में आई? चलिए इसका आंसर बताइए। 10 रुपए डिक्लेयर हुआ, 40% डिविडेंड है, फेस वैल्यू 10 रुपए है और 40% डिविडेंड है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 4, ठीक है ना, 4, बी आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपने बात करें वैल्यूएशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर द नेगेटिव अर्निंग, नेगेटिव अर्निंग के लिए क्या चेक करते हैं अपने, पीबी रेशियो। चलिए अब ये बताइए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अबव द स्पॉट प्राइस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अबव द स्पॉट प्राइस, तो क्या बोलेंगे, आई गिव यू 3 सेकेंड्स। क्या बोलेंगे, कॉन्टेंगो। चलिए, अगर कोई शिफ्ट करेंसी रिस्क टू द इन्वेस्टर, मसाला बॉन्ड जिसके अंदर क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है करेंसी। चलिए इसका आंसर आप बताइए फटाफट। ऑल एल्स इक्वल, अ बॉन्ड इज अ लोअर, लोअर कूपन रेट, लोअर कूपन रेट है, लोअर कूपन रेट के केस में क्या होगा, अगर कूपन रेट कम है तो उस केस में प्राइस क्या हो जाएगा, रिस्क हाई हो जाएगी और प्राइस भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इसका अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज सेशन। I hope you like the video and you will share this video with your friends. अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक जरूर करिए, ताकि हम पूरा का पूरा कोर्स आपके साथ शेयर कर सकें, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि न्यू वीडियो के बाद आपको क्या लगे, ये चीजें पता लगती रहे। सो थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ, प्रवेश बंसल।